विकास और कविता की शादी को अभी 2 साल हुए थे। दोनों अलग अलग ऑफिस में काम करते थे। एक दिन विकास घर जल्दी आया तो उसे कविता घर पर ही मिल गई। क्या बात है, आज ऑफिस से जल्दी आ गई? नहीं, मैं आज ऑफिस ही नहीं जा पाई। आपके जाने के बाद मम्मी का फोन आया था। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वे मुझे याद कर रहे हैं। अरे तो इसमें सोचने की क्या जरूरत है, उनसे मिलाओ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। वैसे भी वे दोनों गांव में अकेले रहते हैं, तुम्हारे भाई भाभी तो शहर में रहते हैं। हाँ, पर अकेले जाने में बहुत परेशानी होती है। गांव तक का रास्ता भी ठीक नहीं है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। मुझे तो ऑफिस में बहुत जरूरी काम है। एक काम करो, 2 दिन बाद का प्रोग्राम बना लो। मैं कल ऑफिस में छुट्टी के लिए बात कर लेता हूँ। ठीक है, आप कल बता देना तो रिजर्वेशन करा लूंगी। अगले दिन दोपहर को कविता विकास को फोन करती है। विकास, आपने बात कर ली छुट्टी के लिए? कब निकलना है? हाँ कविता, कल का रिजर्वेशन करा लो, हम कल सुबह निकल जाएंगे। अगले दिन दोनों ट्रेन से गांव पहुंच जाते हैं। कविता और विकास जब घर पहुंचते हैं तो उसके पिता अंतिम सांसें ले रहे थे। उन्हें देखकर कविता फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, आपने तो कहा था पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। ये इतने बीमार थे तो पहले क्यों नहीं बताया? हम इन्हें शहर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा लेते। बेटी, तेरे पापा ने जिद पकड़ रखी थी कि वे अपना अंतिम समय यहीं गांव में बिताना चाहते हैं। हाँ, सब कुछ बेटी ही करेगी। बेटे के लिए तो इस घर के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके हैं। सारी खबर बेटी को दी जाएगी, यही इलाज कराएगी। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं भी अभी अभी आई हूँ और आपका फर्ज है माँ बाप का ख्याल रखने का। आप यहाँ से जाने के बाद कभी इनसे मिलने आए हैं? तुम दोनों जा आ जाते हैं गांव का हिस्सा अपने नाम करवाने, हमारी क्या जरूरत है? भैया, आपको शर्म नहीं आती? इस समय भी ऐसी बात कर रहे हो? देख नहीं रहे पिताजी की हालत? संजय, हम दोनों को तुम्हारे गांव की जमीन जायदाद की जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है। ये हिस्सा तुम्हें ही मुबारक हो, और जरूरी नहीं कि बेटी अपने पीहर आए तो हिस्सा मांगने ही आएगी। संजय मौके की नजाकत को देखकर चुप हो जाता है। कविता को अपने भाई की बातें बहुत बुरी लग रही थी। वो अपने पापा के सिरहाने बैठकर रो रही थी। पिछले कुछ सालों की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। बेटी, तूने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, अब क्या विचार है? पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुझे नौकरी के लिए अप्लाई करने दे, मैं तेरे साथ शहर चलूंगा। कुछ ही दिनों में कविता की नौकरी पक्की हो जाती है। उसके पापा उसके साथ शहर आ जाते हैं। अच्छे से उसके रहने खाने का इंतजाम कर देते हैं। कुछ दिन उसके साथ रहकर वापस गांव आ जाते हैं। इस बात से संजय और उसकी पत्नी बहुत गुस्सा होते हैं। वे दोनों हर दिन माता पिता से लड़ते थे। एक दिन दुखी होकर पिता ने दोनों से कहा, तुम अपना रहने का इंतजाम कहीं और कर लो, हमें चैन से रहने दो। ये लो 1 लाख रुपए। संजय अपनी पत्नी के साथ शहर आ जाता है और नौकरी करने लगता है। उसके बाद संजय कभी गांव नहीं गया, जहां तक कि बहन की शादी में भी वो नहीं पहुंचा। यही सब सोचकर कविता रो रही थी। तभी उसके पिता ने आंख खोलकर अपनी बेटी को देखा। उनकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी, अकेलापन और उदासी छाई हुई थी। उन्होंने एक बार कविता को देखा और एक बार अपनी पत्नी को देखा, जो उनके पैरों के पास बैठी रो रही थी, जैसे वे कह रहे हैं कि मेरे बाद तेरी माँ का क्या होगा। पापा, आप माँ की चिंता ना करें, इन्हें मैं अपने साथ रखूंगी। कविता की बात सुनकर उनके चेहरे पर संतोष के भाव आए, लेकिन आंखों से आंसू बह निकले। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें बंद कर लीं और कुछ ही देर में प्राण त्याग दिए। 13 दिन तक घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा रहा। रीति रिवाज होते रहे। 13वीं के बाद सब चले गए। विकास, क्या हम माँ को अपने साथ रख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? ये पूरी जायदाद माँ को संजय के नाम करनी होगी, जेवर, रुपया, सब कुछ। नहीं तो वो यही कहेगा जायदाद के चक्कर में माँ को ले गए। कविता ने संजय को बुलाकर अपना फैसला सुनाया और पेपर तैयार करवाकर सब कुछ उसके नाम कर दिया। चलते समय कविता ने संजय से कहा, भैया, एक बात याद रखना, बेटियां केवल दुख दर्द बांटने आती हैं, जमीन जायदाद नहीं। राकेश जी कुछ परेशान से इधर उधर घूम रहे थे। उन्हें परेशान देख मंजू जी ने कहा, मुझे पहले ही पता था यही होना है। 15 दिन शादी के लिए रह गए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुम संध्या से पूछो, अमित से कोई बात हुई है क्या? मंजू जी ने संध्या को आवाज लगाई। साथ ही राकेश जी को समझाते हुए बोली, आप शांत हो जाइए,
सब ठीक हो जाएगा। संध्या जल्दी से आई। क्या बात है मम्मी पापा, इतने परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, बस तेरी कुछ अमित से बात हुई क्या? बता क्यों नहीं देती उसे? सुन बेटी, तुझे पता है शादी पक्की हुए 3 महीने बीत गए। उस समय तेरे होने वाले सास ससुर और अमित से हमने साफ साफ पूछा था कि आपकी कोई डिमांड तो नहीं है। उस समय उन्होंने कुछ नहीं बताया, लेकिन आज सुबह समधी जी का फोन आया। बोले कुछ जरूरी बात करनी है, मैं आपके घर आ रहा हूँ। क्या अमित ने भी तुझे कुछ बताया है क्या? डिमांड की है मुझे पहले से बता दे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। नहीं पापा, अमित से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। और हाँ, अगर वो ज्यादा डिमांड करें तो आप रिश्ता तोड़ देना। आजकल लोग खुलकर कुछ नहीं बोलते, जब रिश्ता पक्का हो जाता है जब अपना मुंह फाड़ते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। 15 दिन रह गए शादी में, कार्ड बढ़ चुके हैं। इसी मौके का फायदा उठाते हैं लड़के वाले। ओहो, आप दोनों भी ना कहां से कहां पहुंच जाते हो। पहले उन्हें आने दीजिए, बात करेंगे। अगर हम उनकी डिमांड पूरी कर सकेंगे तो हाँ कर देंगे, नहीं तो मना कर देंगे। तभी डोरबेल बजी। सभी सहम गए। राकेश जी ने गेट खोला तो सामने उनके समधी किशोरी लाल जी खड़े थे। राकेश जी ने उनका स्वागत किया, उन्हें सोफे पर बिठाया। तभी मंजू जी पानी ले आई। राकेश जी ने हिचकते हुए कहा, भाई साहब कोई काम था तो मुझे बुलवा लेते, आपने क्यों कष्ट किया? अरे समधी जी, कुछ जरूरी बात करनी थी, साथ ही सोचा बिटिया से मिल लेंगे। ये कहकर वो हंसने लगे। उनकी हंसी में फीकी हंसी मिलाते हुए राकेश जी ने कहा, बेटा संध्या, इधर आओ। संध्या ने आकर उनके पैर छुए। किशोरी लाल जी ने मिठाई फल देते हुए कहा, बेटी ये रख ले, तेरी सास ने भिजवाए हैं। संध्या शर्माते हुए अंदर चली गई, लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही वह भी ध्यान से बातें सुनने की कोशिश करने लगी। हाँ तो भाई साहब, मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। आपने शादी की तैयारियां तो कर ली होंगी। भाई साहब सब तैयारियां हो गई हैं, कार्ड भी बढ़ गए हैं। आप कुछ और चाहते हैं तो बताइए। हाँ भाई, डिमांड तो है, इसीलिए मुझे आना पड़ा। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। राकेश जी ने हिम्मत बटोरते हुए कहा, जी बताइए। बात ऐसी है भाई, हमने आपसे कहा था कि हमें केवल लड़की चाहिए, लेकिन आप तो जानते हैं शादी में रिश्तेदारों की नजर दहेज पर होती है। कितना सामान आया, कितना नगद मिला, उनका मुंह कभी बंद नहीं होगा। आपसे बस एक अनुरोध है कि आप बिल्कुल भी दहेज या नगद न दें, केवल 1 रुपए से शादी करेंगे। किशोरी लाल जी ने गंभीर होते हुए कहा। राकेश जी बोले, भाई साहब वो तो ठीक है, लेकिन हमारे भी तो कुछ अरमान हैं, जो भी हमसे बन पड़ेगा करेंगे। आप अपनी बेटी दे रहे हैं, मैं उन सभी रिश्तेदारों, चाहे वो आपकी तरफ के हो या मेरी तरफ के, उन्हें ये संदेश देना चाहता हूं कि बिना दहेज के भी शादी हो सकती है। रही बात आपकी, तो आप ये पैसा अपने बुढ़ापे के लिए संभाल कर रखिए। मैंने 1 महीने पहले ही सारे दहेज का सामान बिटिया के लिए उसके कमरे में सेट करवा दिया है। हम और आप ही तो मिलकर इस दहेज की बीमारी को मिटाएंगे। राकेश जी की आंखें नम हो गई थी। वो क्या सोच रहे थे, और ये सब सुनकर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। तभी किशोरी लाल जी ने अपने बैग से निकालकर 10 लाख रुपए टेबल पर रख दिए। फिर उन्होंने कहा, अमित ने संध्या से पूछ लिया था कि मैरिज होम और दावत सब मिलाकर 20 लाख का खर्च आ रहा है। हम एक ही फंक्शन करेंगे और आधा खर्च हम उठाएंगे। ये पैसे आप रखिए, हम शादी के दिन सुबह ही आ जाएंगे, सारा इंतजाम कर लेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करना। अब राकेश जी का रुकना मुश्किल था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोले, समधी जी, आप चिंता ना करें, मैंने सब इंतजाम कर लिया है, आप ये पैसे रख लीजिए। नहीं समधी जी, आपकी बेटी की शादी है तो मेरे भी तो बेटे की शादी है। आप रखिए ये पैसे, और कुछ मेरे लायक काम हो तो बताना जरूर। ये कहकर वे उठकर खड़े हो गए। मंजू जी और संध्या दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। संध्या ने पैर छुए तो किशोरी लाल जी ने एक लिफाफा संध्या को पकड़ा दिया। उनके जाने के बाद संध्या ने लिफाफा खोला तो उसमें 5,000 रुपए और एक खत था। उसमें लिखा था, बेटी, अपने पिता का ध्यान रखना,
वे बिल्कुल चिंता ना करें। कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर देना। सोनी चिड़िया एक पेड़ पर अपने छोटे से घर में रहती थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी, पायल चिड़िया। एक दिन सोनी चिड़िया जब दाने की तलाश में जा रही थी तो रास्ते में उसे कुटकुट कबूतर मिला। अरे सोनी बहन, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? नमस्ते कुटकुट भाई, मैं दाने की तलाश में जा रही हूँ। मेरी बेटी पायल सुबह उठते ही खाना मांगती है। मेरी नजर में एक चिड़िया है, उसका बेटा अपनी पायल बेटी के लिए ठीक रहेगा। तुम कहो तो मैं बात करूं? हाँ कुटकुट भाई, दिन रात इसी चिंता में रहती हूँ कि बेटी का विवाह कैसे होगा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं दहेज कहाँ से लाऊंगी? आजकल बिना दहेज के शादी नहीं होती। अभी मेरे बराबर वाले पीपल के पेड़ पर रहने वाली मोनी चिड़िया की बेटी की शादी में ससुराल वालों ने पूरा घर मांग लिया। मैं कहाँ से लाऊंगी ये सब? बहन तुम उसकी चिंता मत करो, मैं बात कर लूंगा। तुम बस शादी के लिए हाँ कर दो। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। कुछ दिन बाद सोनी चिड़िया अपनी बेटी पायल की शादी कर देती है। शादी के बाद पायल चिड़िया अपनी ससुराल जाती है। वहाँ उसकी सास सपना चिड़िया बहुत तेज थी। सुन बहू, तुझे पूरे घर की सफाई करनी होगी। उसके बाद मेरे लिए दाना लाना होगा। मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ। और हाँ, इधर उधर मत घूमना, सीधा दाना लेकर मेरे पास आना। पायल रोज अपने लिए और अपनी सास के लिए दाना लाती, लेकिन उसकी सास हमेशा उसे ताने मारती रहती। सोनी चिड़िया को अपनी बेटी से मिले बहुत दिन हो गए थे। एक दिन वो अपनी बेटी से मिलने उसके ससुराल पहुंच जाती है। नमस्ते सपना बहन, कैसी हो? और पायल कहीं नजर नहीं आ रही। बाहर घूमने गई होगी तुम्हारी बेटी। किसी काम के लिए भेजो तो पूरा दिन लगा देती है। हमने तुम पर तरस खाकर बिना दहेज के शादी की, लेकिन बहू तो अच्छी मिलती। मेरे से उड़ा नहीं जाता। वो मेरे लिए दाना लेने गई है, अभी तक नहीं आई। पता नहीं क्या सिखाया है तुमने अपनी बेटी को। तभी वहाँ पायल आ जाती है। माँ को देखकर वो रोने लगती है। बेटी तू ठीक है ना? रो क्यों है ये? कुछ नहीं माँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी। तू तो बहुत कमजोर हो गई है। सपना बहन, अगर आप कहें तो मैं पायल को कुछ दिन के लिए अपने घर ले जाऊं? हाँ हाँ, ले जाओ। वैसे भी ये यहाँ कुछ करती नहीं है। सोनी चिड़िया पायल को लेकर घर आ जाती है। घर आकर पायल बहुत रोती है। माँ, वे लोग बहुत खराब हैं। मैं सारा दिन दाने इकट्ठा करके लाती हूँ और दोनों माँ बेटे घर में बैठे रहते हैं। सारे दाने खा जाते हैं, मैं भूखी रह जाती हूँ। कुछ कहूँ तो मुझे दोनों मिलकर मारते हैं। मैं अब कभी वहाँ नहीं जाऊंगी। ये सुनकर सोनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसी समय कुटकुट कबूतर के पास जाती है। अरे सोनी बहन, बहुत दिनों बाद आई, सब ठीक तो है? कुटकुट भाई, आपने कहाँ फंसा दिया? मेरी बेटी की किस्मत फूट गई। उसके ससुराल वाले उसे मारते पीटते हैं। मैं तो उसे अपने घर ले आई। ये क्या कह रही हो बहन? मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। कुटकुट कबूतर उनके घर जाता है। तुम दोनों माँ बेटे को शर्म नहीं आती? खुद घर में पड़े रहते हो और पायल बेटी को मारते पीटते हो। मैं आज ही जंगल के राजा से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। ये कहकर वो जंगल के राजा मिट्ठू तोते के पास जाता है। उनसे शिकायत करता है। मिट्ठू तोता दोनों माँ बेटे को जेल में डाल देता है। जेल में बैठकर दोनों रो रहे होते हैं। तभी पायल मिट्ठू तोते के पास जाती है। महाराज, मेरे पति और सास को छोड़ दीजिए। मिट्ठू तोता दोनों को बुलाता है। देखो तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है। तुम इसे मारते थे, फिर भी ये तुम्हें बचाने आ गई। बहू, मुझे माफ कर दे। नहीं मान जी, आप बड़ी हैं, मुझसे माफी मत मांगिए। दोनों माँ बेटे पायल चिड़िया को घर ले आते हैं और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।